बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुमनाम हीरो के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। आइए चलते हैं कहानी की तरफ। मैं जब वापस पहुंचा तो रूपमती ठाकर और जानकी अभी तक सो रही थी। मैंने हाट का दरवाजा और खिड़कियां पूरी तरह खोल दी और किचन में आकर अपने लिए चाय बनाने लगा। मैं बाहर लान में बैठा चाय पी रहा था कि ठाकर भी उठकर बाहर आ गया। मैंने इसे अब तक की सूरत हाल से आगाह कर दिया। मुझे लगता है कि पुलिस अफसरान और दूसरे अहकाम अपनी जिद नहीं छोड़ेंगे और गंगोली चौधरी भी अपनी हाट से बाज नहीं आएगा। ठाकर ने कहा। इसके लहजे में तशवीश थी। अगर यरगमालियों में से कोई एक भी मारा गया तो बड़े खौफनाक हंगामे शुरू हो जाएंगे। ऐसी सूरत में यही हो सकता है कि कुछ लोग अपने तौर पर जंगल में दाखिल होने की कोशिश करें, लेकिन ऐसा करना खतरनाक होगा। मैंने कहा। पुलिस किसी को जंगल में दाखिल होने की इजाजत नहीं देगी, ठाकुर ने कहा। हम बातें कर रहे थे कि जानकी और रूपमती भी जाग गई और फिर नाश्ते वगैरह की तैयारी होने लगी। 12 बजे के करीब हम रेस्टोरेंट पहुंच गए। ये रेस्टोरेंट इन दिनों इंफॉर्मेशन सेंटर बना हुआ था। यहीं से कुछ मालूमात हासिल हो रही थी। ठाकर अब इंस्पेक्टर विनोद पांडे से बात कर रहा था। जानकी और रूपमती एक दरख्त के साये में घास पर बैठी हुई थी और मैं इधर उधर घूम रहा था और बिल आखिर मैं इस आदमी के करीब रुक गया जो एक तरफ खड़ा बीड़ी के कश लगा रहा था। इस शख्स को मैं 2-3 दिन से यहाँ देख रहा था। जानकी और रूपमती एक दरख्त के साये में घास पर बैठी हुई थी और मैं इधर उधर घूम रहा था और बिल आखिर मैं इस आदमी के करीब रुक गया जो एक तरफ खड़ा बीड़ी के कश लगा रहा था। इस शख्स को मैं 2-3 दिन से यहाँ देख रहा था। अगवा होने वाले सयाहों से इसका कोई ताल्लुक नहीं था। वो गेस्ट हाउस या हाट वगैरह में भी नहीं ठहरा हुआ था। शहर से बहुत से लोग तमाशा देखने के लिए यहाँ जमा हुए थे। हो सकता था कि यही शख्स भी इन्हीं में से कोई हो। न जाने क्यों वो शख्स मुझे मुश्तबा सा लग रहा था। कोई नई खबर? मैंने इस शख्स की तरफ देखते हुए पूछा। इसकी उम्र 40 के लगभग रही होगी। लंबा कद, सफेद कुर्ता और चौड़े पांचों का सफेद पजामा, पैरों में हवाई चप्पल जो खासी पुरानी लग रही थी। वो गालबन बाकायदगी से शेव बनाने का आदी था। मूंछे होंठों के किनारों से चूहे की दुम की तरह लटकी हुई थी। सर के बाल भी चिड़िया के घोंसले की तरह बिखरे हुए थे। आंखों पर प्लास्टिक के काले फ्रेम वाली ऐनक थी जो इसके चेहरे को कुछ अजीब सी लग रही थी। इसकी रंगत आबनूस की लकड़ी की तरह खासी गहरी थी। कोई नई खबर नहीं? इसने मेरी तरफ देखते हुए कहा। मैं गंगोली चौधरी को अच्छी तरह जानता हूँ। वो साला हरामी यात्रियों को जिंदा नहीं छोड़ेगा। पुलिस को चित्रा को छोड़ना होगा। तुम गंगोली चौधरी को कैसे जानते हो? मैंने इसे घूरा। सब ही लोग जानते हैं पर मैं इसके बारे में कुछ ज्यादा जानकारी रखता हूँ, इस शख्स ने जवाब दिया। 2-3 मरतबा इससे मिलने का इत्तेफाक हुआ है। वो साला बहुत खतरनाक आदमी है। वो चंद लम्हों को खामोश हुआ, फिर मेरे चेहरे पर नजरें जमाते हुए बोला, तुम्हारी एक महिला इसके कब्जे में है। तुम खुद इसे छुड़ाने की कोशिश क्यों नहीं करते? मैंने चौंक कर इसकी तरफ देखा। वो 3 दिन से बाकायदगी से यहाँ आ रहा था। वो सब कुछ जानता था कि यहाँ आने वाले कौन लोग तमाशाई हैं और कौन यरगमालियों के रिश्तेदार हैं। तुम्हारा ख्याल है कि हम में से कोई आदमी किसी ऐसी कोशिश में कामयाब हो सकता है? मैंने इसे घूरा। कोशिश की जा सकती है, इसने जवाब दिया। हम अभी बातें कर रहे थे कि पुलिस का एक सब इंस्पेक्टर हमारी तरफ आ गया। वो शख्स वहाँ से खिसकने लगा तो सब इंस्पेक्टर ने इसे गर्दन से दबोच लिया। ए नारायण! सब इंस्पेक्टर इसकी गर्दन को झटका देते हुए गुर्राया। साले हरामी, यहाँ भी अपना धंधा चला रहा है। भाग जा यहाँ से। दोबारा नजर आया तो ले जाकर सलाखों के पीछे बंद कर दूंगा। इस शख्स का नाम नारायण था। वो इंस्पेक्टर को घूरता हुआ वहाँ से चला गया। मैंने सब इंस्पेक्टर से नारायण के बारे में दरियाफ्त किया तो पता चला कि सारे शहर की पुलिस इसे जानती है। वो शहर में घूम फिर कर चर्स और हीरोइन फरोख्त करता है। सयाहों के हट्स, गेस्ट हाउसेज और हॉस्टल इसकी शिकार गाहें हैं। इन मुकामात पर इसे आसानी से गाहक मिल जाते हैं। वो सैरो तफरीह के लिए अकेले आने वाले मर्द सयाहों को लड़कियां भी सप्लाई करता है। सब इंस्पेक्टर को मैंने ये नहीं बताया कि नारायण से मेरी क्या बात हो रही थी, लेकिन अब नारायण किसी हद तक मेरी समझ में आ गया था। इसने गंगोली चौधरी के बारे में बड़े वसूख से कुछ बातें की थी। इसने ये भी कहा था कि वो गंगोली चौधरी के बारे में दूसरों से ज्यादा जानकारी रखता है। इस किस्म के लोगों ही शहरों में डाकुओं के एजेंट का काम करते हैं और इन्हें खुफिया तौर पर इतलात फराहम करते रहते हैं। मैंने नारायण की तलाश में इधर उधर देखा मगर वो नजर नहीं आया। शायद सब इंस्पेक्टर की धमकी ने इसे वहाँ से चले जाने पर मजबूर कर दिया था। मैंने ठाकर को नारायण के बारे में कुछ नहीं बताया। हमने 2 दिन वहीं रहकर गुजार दिए। आज गंगोली चौधरी की दी हुई मोहलत का तीसरा और आखिरी दिन था। वक्त गुजरने के साथ साथ लोगों में बेचैनी बढ़ रही थी। वो बार बार पुलिस ऑफिसरों को घेर रहे थे। इंस्पेक्टर विनोद पांडे की बातों से अंदाजा होता था कि गंगोली चौधरी के भाई चित्रा को छोड़ने का कोई इरादा नहीं रखती
चुकी थी। मेरी तशवीश भी बढ़ रही थी। ठाकर की आंखों में भी बेबसी के तासरात नुमायां थे। हर शख्स मायूस दिखाई दे रहा था, लेकिन जाहिर है कोई कुछ नहीं कर सकता था। पुलिस ना तो चित्रा को छोड़ने को तैयार थी और ना ही किसी को जंगल में दाखिल होने की इजाजत दे रही थी। शाम हो गई और फिर अंधेरा गहरा होने लगा। 8 बजे के करीब हम वहाँ से आ गए। हमारी वो रात भी जागते हुए ही गुजरी। यूं तो हम ये तमाम ही यरगमालियों के लिए परेशान थे। वो सब बेगुनाह थे, लेकिन हमें भगत और बमला के बारे में ज्यादा तशवीश थी। ये दोनों हमारे अपने थे। सुबह 6 बजे गेस्ट हाउस से मिली जुली आवाजें सुनकर हम बाहर आ गए। इस वक्त हम चाय पी रहे थे। ठाकर ने चाय का आखिरी घूंट लेकर काली कप करीब खड़ी हुई जानकी की तरफ बढ़ा दिया और तेज तेज कदम उठाता हुआ गेस्ट हाउस की तरफ चला गया। इसकी वापसी में 10 मिनट से ज्यादा नहीं लगे थे। कोई गड़बड़ है? वो मेरी तरफ देखते हुए बोला। मैं रेस्टोरेंट की तरफ जा रहा हूँ, हम भी तुम्हारे साथ चल रहे हैं, मैंने जवाब दिया। चाय का आखिरी घूंट मेरे हलक से नहीं उतरा था। 10 मिनट बाद हम पजारो तेज रफ्तारी से जंगल के किनारे रेस्टोरेंट की तरफ दौड़ रही थी। वहाँ बहुत से लोग जमा थे। मुझे अंदाजा लगाने में दुश्वारी पेश नहीं आई कि मामला कुछ ज्यादा ही संगीन है, जिसकी खबर आनन फानन पूरे शहर में फैल गई थी और बहुत से लोग यहाँ जमा हो गए थे। हम लोगों को हटाते हुए आगे बढ़े तो ठिठक कर रुक गए। रेस्टोरेंट की मुख्तसर सी इमारत के सामने घास पर एक लाश पड़ी थी। हाँ, वो लाश ही थी। 2 चादर से ढकी हुई थी और चादर पर खून के धब्बे भी नजर आ रहे थे। मुसल्ला पुलिस वालों ने लाश के गिर्द घेरा डाल रखा था। इंस्पेक्टर विनोद पांडे भी मौजूद था। इसने बताया कि आज सुबह 5 बजे जंगल में एक बस्ती के 2 आदमियों ने आकर इतला दी कि गंगोली चौधरी के आदमी यहाँ से तकरीबन निसफ मील दूर एक औरत की लाश फेंक गए हैं। हम लाश उठा लाए हैं, लेकिन अभी तक इसकी शिनाख्त नहीं हो सकी। यरगमालियों के तमाम रिश्तेदारों को इतला भिजवा दी है, वो आएंगे तो इसकी शिनाख्त होगी। मुझे सीने में दिल डूबता हुआ महसूस हुआ। मैंने ठाकर की तरफ देखा और हम दोनों लाश के करीब आ गए। पेट की जगह पर चादर कुछ ऊपर को उठी हुई थी और चादर का वही हिस्सा खून से तर हो रहा था। ठाकर ने झुककर चादर का कोना पकड़कर उठाया तो इसकी उंगलियां कांप रही थी। लाश का चेहरा देखकर मेरे मुंह से बेइख्तियार गहरा सांस निकल गया। वो बिमला नहीं थी। ठाकर ने भी चादर बराबर कर दी और सीधा हो गया। इसमें शुबा नहीं कि वो लाश बिमला की नहीं थी, लेकिन वो एक औरत की लाश तो थी जो सारसका के सरकारी अफसरान की जिद की भेंट चढ़ गई थी। गंगोली चौधरी ने अल्टीमेटम दिया था कि अगर 3 दिन के अंदर अंदर इसके भाई को न छोड़ा गया तो चौथे दिन वो यरगमालियों को मारना शुरू कर देगा। इसने अपनी बात पूरी कर दी थी। आज इसने पुलिस और जिला हुक्काम को पहली लाश का तोहफा भेज दिया था। मैं एक बार फिर लाश को देखने लगा। इसका पेट उभरा हुआ था। अचानक मेरे जहन में एक और ख्याल आया और इसके साथ ही मैं कांप उठा। अभी कल ही तो महेश चोपड़ा से मेरी बात हुई थी। इसने बताया था कि इसकी पत्नी सीता 3 महीनों के हमल से थी। मैंने पहले सीता को नहीं देखा था, लेकिन इस लाश को देखकर मुझे यकीन हो गया कि ये सीता ही थी और इसके साथ ही इस मासूम रूह को भी कुचल दिया गया था जो दुनिया में आने की तैयारी के इब्तदाई मरहले में थी। लोग आते रहे और चादर हटाकर लाश को देखते रहे। तकरीबन 1 घंटे बाद रमेश चोपड़ा भी पहुंच गया और फिर वहां जो मंजर देखने में आया वो क़यामत से कम नहीं था। महेश चोपड़ा देर तक सीता की लाश से लिपटा दाड़े मारता रहा। पुलिस के एक सब इंस्पेक्टर ने इसे बाहों से पकड़कर उठाने की कोशिश की तो वो इस पर पलट पड़ा। महेश चोपड़ा पर जुनून तारी हो गया। इसने सब इंस्पेक्टर की वर्दी फाड़ दी और इसे जमीन पर गिराकर इसके सीने पर सवार हो गया और दोनों हाथ इसके नरखरे पर जमा दिए। वो इसे गला घोंटकर मार देना चाहता था। 6-7 पुलिस वालों ने बड़ी मुश्किल से सब इंस्पेक्टर को इसके शिकंजे से निजात दिलाई थी। 8-10 कांस्टेबल महेश चोपड़ा को काबू में करने की कोशिश कर रहे थे, मगर वो सांड की तरह बिफरा हुआ था। इसे बेबस करने के लिए पुलिस वाले इसकी पिटाई भी कर रहे थे। एक जोरदार जरब लगने से इसके सर से खून बह निकला। ये ज्यादती देखकर मैं अपने आप पर काबू न रख सका और लपक कर इन पुलिस वालों पर पल पड़ा जो महेश चोपड़ा की पिटाई कर रहे थे। इससे पहले कि कोई और पुलिस वाला मुदाखलत करता, 2 कांस्टेबल मेरे हाथों बुरी तरह पिट चुके थे। एक की नाक और मुंह से खून बह निकला और दूसरे के बाजू की हड्डी टूट गई। चंद पुलिस वाले मुझे पकड़ने के लिए लपके तो वहाँ जमा 20 लोगों ने बजरंग बली का नारा लगाते हुए पुलिस वालों पर हमला कर दिया और इस तरह वहाँ एक बकायदा मुहाज खुल गया। इस सूरत हाल से निपटने के लिए पुलिस ने हवाई फायरिंग शुरू कर दी और शहर से भी पुलिस की बारी नफरी पहुंच गई। तकरीबन 1 घंटे बाद यह हंगामा फरू हो सका और लुत्फ की बात तो ये थी कि पुलिस की हवाई फायरिंग के बावजूद कोई भी शख्स वहां से भागा नहीं था। जिन लोगों के रिश्तेदार डाकुओं के कब्जे में थे वो बुरी तरह बिफरे हुए थे। तमाशा देखने के लिए शहर से आए हुए लोग भी तैश में आए हुए थे। ये लोग पहले ही डाकुओं की चीरा दस्तियों का शिकार थे और आज तो पुलिस के रवैये के खिलाफ
सब के सब्र का बंधन टूट गया था। मजीद आधे घंटे बाद डिप्टी कमिश्नर भी पुलिस की भारी नफरी के साथ वहाँ पहुँच गया। मुझे और 4 दूसरे आदमियों को पुलिस वालों पर हमला करने के इल्जाम में हिरासत में ले लिया गया था। डिप्टी कमिश्नर की आमद के फौरन ही बाद चंद मुअज्जिजीन भी शहर से यहाँ पहुँच गए थे। डिप्टी कमिश्नर हमारे खिलाफ कानूनी चाराजोई और हमें जीवन भर जेल में सड़ाने की धमकियां दे रहा था। मेरे हक में सबसे पहली आवाज ठाकुर ने उठाई थी और फिर शहर से आए हुए मुअज्जिजीन भी इस जुबानी जंग में कूद पड़े। आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। राय प्रताप सिंह नामी एक भारी भरकम आदमी ने डिप्टी कमिश्नर को आंखें दिखाते हुए कहा, आप लोगों की जिद की वजह से एक बेगुनाह औरत मारी गई। इसके पेट में इसके बच्चे की भी जान ले ली गई और कोई मस्बत कदम उठाने की बजाय आप लोगों ने इस औरत के शोहर को मार मार कर अधमुआ कर दिया। क्या किसी को अपने साथ ज्यादती के खिलाफ एहतजाज का भी हक नहीं है? और जिन लोगों ने इसे बचाने की कोशिश की, इन्हें जेल में सड़ाने की धमकियां दे रहे हो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। एहतजाज का ये तरीका सुन रहे हो डिप्टी? एक और शख्स ने इसकी बात काट दी। इस शख्स की उम्र 50 के लगभग और सेहत काबिल रश्क थी। इसने सफेद कुर्ता और सफेद धोती पहन रखी थी। सर पर चुनरी जैसे कपड़े की बालदार पगड़ी थी। माथे पर सिंदूर का टीका लगा हुआ था। हमार बहुत देख लिया हूँ और सुन भी लिया हूँ। बहुत हो चुका ये खेल तमाशा। अब अगर गंगोली चौधरी की तरफ से कोई लाश आई तो हम थारे को थारे बंगले में बांध कर आग लगा देंगे। जहन्नम में जाकर डिप्टी कमिश्नरी करते रहना। बोलो क्या बोलता है? राणा जी, आप हालात को समझने की कोशिश। हम हालात को समझ लिया हूँ। राणा जी ने एक बार फिर इसकी बात काट दी। आज सांझ से पहला इन तमाम यात्रियों को यहाँ होना चाहिए। किसी को कोई नुकसान पहुँचा तो थारी छुट्टी। बोल क्या बोलता है? और सुन, इन मनुष्यों को छोड़ दे। इसने हमारी तरफ से इशारा किया। इस मर्तबा डिप्टी कमिश्नर जवाब देने की बजाय एक तरफ हटकर पुलिस और इंतजामिया के चंद और अफसरों के साथ मशवरा करने लगा और 10 मिनट बाद ही इसने अपना फैसला सुना दिया। ठीक है राणा जी, वो बोला, हम गंगोली के भाई चित्रा को छोड़ देते हैं ताकि वो दूसरे यात्रियों को कोई नुकसान न पहुंचा सके। चित्रा को अभी जेल से निकाल के लाओ और जंगल में धक्का दे दो इस राक्षस को। राणा जी ने कहा, ऐसा नहीं होगा राणा जी। डिप्टी कमिश्नर ने कहा, हम गंगोली चौधरी को पहले पैगाम भेजेंगे कि हमें इसकी शर्त मंजूर है। इसके बाद यात्रियों और चित्रा के तबादले का प्रोग्राम बनाया जाएगा। आप फिक्र न करें, तमाम यात्री आज शाम से पहले यहाँ आ जाएंगे। इस तरह राणा जी और शहर के दूसरे बाअसर लोगों की मुदाखलत से ये मामला तय हो गया। जिनके रिश्तेदार डाकुओं की कैद में थे वो खुश हो गए, मगर महेश चोपड़ा की बीवी और इसके पेट में पलने वाला बच्चा सरकार की जिद की भेंट चढ़ गया था। सीता की लाश उठा दी गई और इसके क्रियाक्रम की तैयारी होने लगी। वो 2 देहाती जो सीता की लाश लेकर आए थे, इन्हें पैगाम देकर गंगोली चौधरी के पास भेज दिया गया। दूसरी लोगों की तरह हम भी वहीं डेरा जमाए रहे। चित्रा को भी जेल से निकालकर वहां ले आया गया था। इसके हाथ पुश्त पर बंधे हुए थे और इसे पुलिस की कड़ी निगरानी में रेस्टोरेंट के बरामदे में बिठाया गया था। लोग आगे बढ़ कर इस तरह इसे देख रहे थे जैसे वो कोई अजूबा हो, और वो वाकई एक अजूबा था। चित्रा की उम्र 30 के लगभग रही होगी। 5.5 फुट के करीब कद, सेहतमंद जिस्म। वो नीली जीन्स और ओपन शर्ट पहने हुए था। दोनों कपड़े मैले हो रहे थे। कमीज के बटन खुले हुए थे। कई रोज का शेव बड़ा हुआ था। मूंछों के बाल भी बेतरतीब थे। सर के बाल खासे लंबे थे जिन्हें रबड़ बैंड से चुटिया की सूरत में बांध रखा था। आंखें अंगारों की तरह दहक रही थी। इसके दोनों कानों में सोने की बालियां थी। वो सूरत ही से राक्षस लगता था। वैसी चित्रा को देखकर इसके भाई गंगोली चौधरी के बारे में भी राय कायम की जा सकती थी। ऐसे लोगों से किसी रहम की तवक्को करना दुनिया की सबसे बड़ी हमाकत ही कहला सकती थी। शाम हो गई। इन दोनों देहातियों के जरिए पैगाम रसानी का सिलसिला जारी रहा। हमारी तरह दूसरे लोग भी अपने प्यारों की वापसी की उम्मीद लगाए वहाँ बैठे रहे और बिल आखिर शाम के लगभग गंगोली चौधरी का आखिरी पैगाम मिला कि सुबह 6 बजे 2 गैर मुसल्ला पुलिस वाले चित्रा को लेकर वहाँ से तकरीबन 1 मील जंगल के अंदर नदी के किनारे पर इस जगह पहुँच जाएं जहाँ 4 दरख्त ताजा कटे हुए हैं। ये दोनों देहाती इनकी रहनुमाई करेंगे। गंगोली चौधरी ने ये धमकी भी दी थी कि अगर वो दोनों पुलिस वाले मुसल्ला हुए या इन्हें धोखे से घेरने की कोशिश की गई तो इन यात्रियों में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। ये पैगाम मिलने के बाद वहाँ खड़े रहना बेकार था। हम अपने हाट की तरफ जाने के बजाय शहर आ गए। शहर में यही चर्चे थे कि लोगों को सीता की मौत का अफसोस भी था और इस बात की खुशी भी कि दूसरे यात्रियों के जीवन बच जाने की उम्मीद पैदा हो गई थी। इसके साथ ही लोगों में डिप्टी कमिश्नर, पुलिस और दीगर अफसरान के खिलाफ गुस्सा भी पाया जाता था। रात 9 बजे के करीब हमने सार्स का पैलेस होटल में खाना खाया और अपने हट में वापस आ गए। आसपास के हटों में रहने वाले
लोग गेस्ट हाउस में जमा थे। जानकी और रूपमती को हाट में छोड़कर मैं और ठाकर भी गेस्ट हाउस की तरफ चल दिए। हम सीता के क्रियाक्रम में शरीक नहीं हो सके थे, लेकिन महेश चोपड़ा को पुरसा देना हमारा इखलाकी फर्ज था। महेश चोपड़ा की हालत वाकई बहुत बुरी थी। इसके साथ वाकई बहुत जुल्म हुआ था। बीवी के साथ इसके होने वाले बच्चे को भी मौत के घाट उतार दिया गया था। हम 11 बजे के करीब अपने हाट में वापस आए तो हमारा पड़ोसी बूढ़ा सरदार जी और इसकी बीवी वहाँ बैठे जानकी और रूपमती से बातें कर रहे थे। हमारे आने के थोड़ी देर बाद वो चले गए। हमारी वो रात भी जागते हुए गुजरी। रातों जाग जाग कर और बेआरामी से हम सब की हालत गैर हो रही थी। सब की आंखें सुरख और चेहरे सुते हुए थे। मेरी कैफियत इनसे जरा मुख्तलिफ थी। मैं बिमला के लिए कुछ ज्यादा ही बेचैन और परेशान था। इसका चेहरा मेरी निगाहों से ओझल ही नहीं होता था। मुझे वो सुबह याद थी जब ठाकर की हवेली में वो सो रही थी और मैं इसे प्यार करने के लिए गैर इख्तियारी तौर पर इसके चेहरे पर झुका जा रहा था। मैंने किसी लड़की के लिए इतनी बेचैनी और दिल में इतनी बेकली कभी भी महसूस नहीं की थी। सीने में हलचल सी मची हुई थी। हम सुबह 5:45 बजे जंगल के किनारे पहुंच गए। बहुत से लोग हमसे पहले ही वहां जमा हो चुके थे। पुलिस भी पहले से ज्यादा तादाद में नजर आ रही थी। डिप्टी कमिश्नर भी पहुंच चुका था। राणा जी और कुछ और मुअज्जिजीन भी फूलों के हार लेकर यात्रियों के इस्तकबाल के लिए वहां मौजूद थे। राणा का ताल्लुक सारसका के साबिक महाराजा के खानदान से था। इस शहर की अहम तरीन शख्सियत कहा जा सकता था और ये इसी की कोशिश का नतीजा था कि सरकारी हुकाम गंगोली चौधरी के भाई को वापस करने पर तैयार हुए थे। पुलिस के 2 गैर मुसल्लह आदमी चित्रा को लेकर जंगल में जा चुके थे। इनके साथ वो दोनों देहाती भी थे। वो जगह यहाँ से 1 मील दूर थी जहाँ यात्रियों और चित्रा का तबादला अमल में आने वाला था। हम सब की नजरें जंगल की तरफ से आने वाले रास्ते पर जमी हुई थी। वक्त बहुत धीमी रफ्तार से गुजर रहा था। मेरे लिए एक एक लम्हा सदियों पर भारी महसूस हो रहा था। 6:15 बजे के करीब जंगल की तरफ से एक फायर की आवाज गूंजती हुई सुनाई दी तो सब ही उछल पड़े। हर चेहरे पर तशवीश की लहर दौड़ गई। सब लोग सवालिया निगाहों से एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। क्या गंगोली चौधरी ने बदअहदी की थी? ये सवाल मेरे जहन में भी उठ रहा था, लेकिन इसका जवाब किसी के पास नहीं था। राइफल के इस एक फायर के सिवा कोई और आवाज सुनाई नहीं दी थी। इसके बाद वक्त की रफ्तार जैसे एक बार फिर थम गई। लोगों के चेहरों पर परेशानी अब भी मुतरशा थी। शायद हर शख्स अपनी अपनी जगह पर सोच रहा था कि फायर क्यों हुआ था, गोली किस पर चलाई गई थी। आधा घंटा और गुजर गया और फिर गुंजान दरख्तों में कुछ लोगों की झलक देखकर वहां खड़े हुए सब ही लोग यक वक्त चीख उठे, आ गए वो लोग, आ गए। लोग जंगल से आने वालों का इस्तकबाल करने के लिए इनकी तरफ लपके। वो लोग तकरीबन 100 गज दूर थे। मैं भी ठाकर के साथ 2 कदम आगे बढ़ा, फिर ठिठक कर रुक गया। पीछे 2 आदमियों ने एक आदमी को उठाया हुआ था। वो लोग तादाद में 12 थे और मेरी नजरें एक एक के चेहरे को टटोल रही थी, मगर मुझे इनमें वो चेहरा नजर नहीं आया जिसकी मुझे तलाश थी। 3 औरतें थी। हालांकि औरतों की तादाद 4 होनी चाहिए थी, मगर वो 3 थी और इनमें बिमला नहीं थी। जिस शख्स को 2 आदमियों ने उठाया हुआ था वो भगत था। हम सब तेजी से आगे बढ़े। करीब आकर उन्होंने भगत को घास पर लिटा दिया। इसकी टांग से खून बह रहा था और चेहरे पर मुर्दनी सी छाई हुई थी। लोग अपनों से गले मिल रहे थे। इन्हें फूलों के हार पहनाए जा रहे थे। इन्हें जिंदा सलामत वापस आ जाने पर मुबारकबाद दी जा रही थी, मगर मेरा दिल डूबा जा रहा था। बिमला इन लोगों में नहीं थी और भगत जख्मी था। मैं दौड़कर भगत के करीब पहुंच गया। क्या हुआ भगत? बिमला कहाँ है? मैंने इस पर झुकते हुए पूछा। वो खामोश रहा। बोलते क्यों नहीं भगत? बिमला कहाँ है? ये सवाल ठाकर ने किया था, जो दूसरी तरफ भगत पर झुका हुआ था। ठाकर जी, भगत ने मुर्दा सी आवाज में कहा, गंगोली चौधरी और इसके आदमी हम लोगों को लेकर नदी के पास आए थे। ऐन वक्त पर गंगोली चौधरी ने बिमला देवी को बाजू से पकड़कर पीछे खींच लिया और ऐलान किया कि ये छोकरी नहीं जाएगी। पहले तो कुछ देर बहस होती रही कि वो वादा खिलाफी कर रहा है, मगर गंगोली बिमला देवी को छोड़ने को तैयार नहीं था। वो कह रहा था कि ये छोकरी इसे पसंद आ गई है और इसके पास ही रहेगी। मैंने गंगोली पर हमला कर दिया। इसके 2 आदमियों ने मुझे धक्का देकर गिरा दिया। गंगोली चौधरी ने मेरे ऊपर राइफल तान लिया और कहा कि हम लोगों को जिंदा वापस करने का वादा न किया होता तो मुझे छलनी कर देता, लेकिन मुझे मेरी गुस्ताखी की सजा देने के लिए इसने मेरी टांग पर गोली चला दी और बिमला को खींचता हुआ वहां से ले गया। गंगोली के आदमी हम पर राइफलें ताने खड़े थे। इसके भाई चित्रा के हाथ खोल दिए गए थे और इसके हाथ में एक राइफल आ गई थी। इसने हुक्म दिया कि हम सब वहां से चले जाएं, वरना वो फायर खोल देगा। डिप्टी कमिश्नर और दूसरे लोगों को भी ये खबर हो गई कि गंगोली चौधरी ने वादा खिलाफी करते हुए एक लड़की को जबरदस्ती रोक लिया। ठाकर बानोद सिंह का दिमाग ही पलट गया था। अब हंगामा करने की बारी इसकी थी।
डिप्टी कमिश्नर जानता था कि इसका ताल्लुक जयपुर के किस खानदान से है। राणा जी से भी वाकफियत निकल आई थी। इसने बड़ी मुश्किल से ठाकर को संभाला। फिक्र मत कर ठाकुर, इसने ठाकर के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, हम पुलिस वालों को यहाँ से जाने नहीं देंगे जब तक तुम्हारी छोकरी वापस न ही आ जावत। और फिर राणा ने डिप्टी कमिश्नर और पुलिस अफसरान को आड़े हाथों लिया। डिप्टी कमिश्नर को एक बार फिर घुटने टेक देने पड़े और पुलिस की एक पार्टी डाकुओं के ताक़ब में भेज दी गई। भगत को अस्पताल पहुंचा दिया गया। कुछ देर के लिए हम भी अस्पताल गए थे। वहाँ हाट का एक मुलाजम और शंकर पहले ही जख्मी पड़े हुए थे। तीसरा भगत भी पहुंच गया। रूपमती और जानकी को हाट में छोड़कर मैं और ठाकुर वापस इसी जगह पर आ गए। वहाँ पुलिस वालों के अलावा सिर्फ चंद लोग रह गए थे। एक तरफ मुझे नारायण भी नजर आ गया। वो लान के आखिरी सिरे पर रेलिंग के पाइप से टेक लगाए खड़ा था। मैं ठाकुर को वहीं छोड़कर इसके करीब पहुंच गया और रेलिंग पर दोनों बाजू टिकाकर नारायण की तरफ देखा। वो सामने जंगल की तरफ देख रहा था, जैसे किसी बात का मुंतजर हो या किसी खास चीज की तलाश में हो। इसके दाएं कंधे पर कपड़े का एक थैला लटका हुआ था। तुम्हारी छोकरी को इसने नहीं छोड़ा, वो बहुत हरामी है। इसने मेरी तरफ देखे बगैर कहा, इसे जो चीज पसंद आ जाती है वो वापस नहीं करता, छीनना पड़ेगा। और गंगोली चौधरी से कोई चीज छीनना ऐसा ही है जैसे शेर के मुंह से इसका नवाला छीनने की कोशिश की जाए। फिर क्या किया जाए, मैंने पूछा। तुम्हें जाना पड़ेगा शेरों की इस कछार में, नारायण ने जवाब दिया। कल मैंने तुम्हें पुलिस वालों के साथ लड़ते हुए देखा था। तुमने जिस तरह इनकी हड्डियां तोड़ी थी, इससे अंदाजा होता है कि तुम्हारे अंदर दम कम है और शेर के मुंह में हाथ डालने का हौसला भी रखते हो। ये जो पुलिस वाले गए हैं ना, वो एक लम्हे को खामोश हुआ, फिर बोला, ये लोग बेगुनाह और निहत्थे लोगों पर लाठियां और गोलियां बरसा सकते हैं, घूस खा सकते हैं, लेकिन इनमें तो शहर की सड़क चाप गुंडों का मुकाबला करने की हिम्मत नहीं। गंगोली चौधरी जैसे दरिंदों का मुकाबला करने की शक्ति कहां से लाएंगे? ये लोग सांझ से पहले पहले पिट पटाकर वापस आ जाएंगे। हो सकता है कि कंधों पर अपने ही एक दो साथी की लाशें भी उठाए हुए हों। तुमने कहा था ना कि मुझे जाना पड़ेगा। मैंने कहा, लेकिन मैं कैसे जा सकता हूँ? पुलिस वाले मुझे नहीं जाने देंगे। और फिर सुना है कि जंगल मीलों दूर तक फैला हुआ है। वो लोग कहाँ होंगे? मैं इन्हें कैसे तलाश करूंगा? और फिर सुना है इस जंगल में शेर और चीते जैसे दरिंदे भी हैं। गंगोली चौधरी और इसके साथियों से ज्यादा खूंखार दरिंदे और कौन हो सकते हैं? नारायण ने कहा, अगर तुम अपनी छोकरी को इन दरिंदों की चीर फाड़ से बचाना चाहते हो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। क्या? मैंने चौंक कर इसकी तरफ देखा। तुम मेरी क्या मदद कर सकते हो? मैं तुम्हें जंगल में ले जाऊंगा, नारायण ने जवाब दिया। मुझे मालूम है कि वो लोग कहाँ होंगे। मैं तुम्हें इनके ठिकाने तक ले जाऊंगा। तुम्हारे अंदर ताकत है, तुम इस छोकरी को बचा सकते हो। तुम्हारे इस थैले में क्या है? मैंने मौजू से हटकर बिल्कुल मुख्तलिफ सवाल कर डाला। कुछ नहीं, इसने जवाब दिया। तुम्हें इसकी फिक्र नहीं करनी चाहिए। वो सब इंस्पेक्टर बकवास करता था कि मैं नशे की चीजें बेचता हूँ। क्या तुम मुझे ये थैला दिखा सकते हो? मैंने कहा। इसने कुछ कहे बगैर थैला कंधे से उतार कर मेरी तरफ बढ़ा दिया। मैंने थैला खोलकर देखा। प्लास्टिक की एक थैली में पापे और दूसरी थैली में 2 तंदूरी रोटियां थी। मैंने इन रोटियों को भी खोलकर देखा। बीच वाली रोटी में मिर्चों का अचार रखा हुआ था, इसके सिवा और कुछ नहीं था। मैंने थैला इसकी तरफ बढ़ा दिया, जैसे इसने खामोशी से कंधे पर लटका लिया। तुमने बताया नहीं बेड़ियों के इस बाट में जाने को तैयार हो या नहीं? इसने मेरी तरफ देखे बगैर पूछा। अपनी खिदमात का क्या मुआवजा लोगे? मैंने पूछा। कुछ नहीं। क्या? मैं उछल पड़ा। बगैर किसी लालच के तुम अपनी जान को खतरे में डालना चाहते हो? मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद का नारा ज़रूर दर्ज करके अपने मुल्क पर फ़ख्र करें और पाकिस्तान की बुनियादें मजबूत करने में अपना किरदार अदा करें। वीडियो देखने का शुक्रिया। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल का भी। ISI पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।